आज का ये केस हमें 2022 में हुआ ब्रूटल मर्डर श्रद्धा अफ्ताब केस का याद दिला देगा। जैसे अफ्ताब ने श्रद्धा को मारकर उसके बॉडी पीसेस को फ्रिज में रख के लाश को ठिकाने लगाया था। 20 सितंबर बेंगलुरु से एक ऐसा ही दिल दहलाने वाला केस सामने आया है। The mother of a 31-year-old man who was the prime suspect in the murder of a 29-year-old woman in Bengaluru has said that hours before he died by suicide on Wednesday morning, he told her what he had done. 29-year-old woman identified as Mahalakshmi has been murdered. Her dismembered body parts were found in a house in Malleshwaram. It's suspected that Mahalakshmi was killed a week ago. Her body was chopped into 32 pieces and they were stacked in a refrigerator. 20 सितंबर 2024 सुबह बेंगलुरु विनायक नगर के एक फ्लैट से बहुत बुरी बदबू आ रही थी, जिस वजह से आसपास के लोग परेशान हो रहे थे। इसीलिए लोगों की तरफ से इन्फॉर्म किया जाता है फ्लैट ओनर को। चेक करने के बाद फ्लैट ओनर को पता चलता है ये बदबू महालक्ष्मी के फ्लैट से आ रही है, लेकिन रूम बाहर से लॉक होने के कारण कोई अंदर जा नहीं पा रहा था। मकान मालिक ने महालक्ष्मी को बार बार कांटेक्ट करने पर भी जब उसका नंबर स्विच ऑफ मिला तब शक और ज़्यादा बढ़ने लगा था। मकान मालिक ने महालक्ष्मी की इमरजेंसी नंबर पर कॉल लगाया और ये नंबर महालक्ष्मी की बहन लक्ष्मी की थी। मकान मालिक ने लक्ष्मी को बताया कि महालक्ष्मी के फ्लैट से बहुत बुरी बदबू आ रही है, तो जल्द से जल्द यहाँ आके दरवाज़ा खोलने के लिए, वरना उन्हें ये दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा। ये सब सुन के महालक्ष्मी की माँ बहुत डर जाती है, क्योंकि आजकल के समय में ऐसे बहुत सारे केस सुनने मिलता है जहाँ फ्लैट के अंदर डेड बॉडीज़ रखा जाता है। नमस्कार, मैं अमित, आप देख रहे हैं The case of Mahalakshmi. बेंगलुरु के एक 3 माले फ्लैट से बहुत गंदी बदबू आने पर आसपास के लोग मकान मालिक को कंप्लेन करते हैं। बदबू बहुत दिनों से आ रही थी, पर आज ये बर्दाश्त से बाहर था। ये बदबू फर्स्ट फ्लोर के महालक्ष्मी के फ्लैट के अंदर से आ रही थी और रूम बाहर से लॉक था। मकान मालिक महालक्ष्मी को बार बार कॉल करते हैं, पर महालक्ष्मी का नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। और इस सिचुएशन में जब मकान मालिक के पास कांटेक्ट करने का और कोई ऑप्शन नहीं था, तब मकान मालिक ने महालक्ष्मी की रेंट एग्रीमेंट चेक किया, जहां उनको महालक्ष्मी की इमरजेंसी नंबर मिलता है। इमरजेंसी नंबर पे कांटेक्ट करने पर महालक्ष्मी की बड़ी बहन कॉल रिसीव करती है और फ्लैट ओनर महालक्ष्मी के फ्लैट के बारे में सब बताते हैं। अब फ्लैट ओनर ने महालक्ष्मी की दीदी को महालक्ष्मी के फ्लैट में आने के लिए बोलते हैं, क्योंकि आसपास के लोग इस बदबू की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होने लग रहे थे। ये सुन के महालक्ष्मी की माँ और बड़ी बहन बहुत घबरा जाती है, पर उस दिन शाम के ऑलरेडी 7 बज चुके थे और उन लोगों का घर महालक्ष्मी के फ्लैट से बहुत ज़्यादा दूर होने के कारण वो लोग सुबह जाने की सोची। और अगर उनको पहले से पता होता कि आगे क्या होने वाला है, तो शायद ही वो लोग सुबह जाने के इंतज़ार करते। अगले दिन सुबह जब महालक्ष्मी की बड़ी बहन अपने माँ के साथ महालक्ष्मी के फ्लैट में आती है, तब बदबू इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि महालक्ष्मी की माँ को फ्लैट के बाहर ही वॉमिट हो जाती है। वो लोग रूम को मास्टर की से खोलते हैं और महालक्ष्मी की बड़ी बहन रूम के अंदर जाके वीडियो बनाती है। महालक्ष्मी की माँ पहले से डर चुकी थी और मन ही मन चाह रही थी कि वो जो सोच रही है वैसा कुछ ना हो। रूम के अंदर तेज बदबू आने के कारण सांस लेने में भी दिक्कत आ रही थी। रूम के अंदर आते ही उन लोगों को एक ब्लैक सूटकेस दिखा, जो कि पूरी तरीके से खाली था, पर फ्रिज के पास जाने के बाद बदबू और ज़्यादा बढ़ चुकी थी। फ्रिज खोल के देखने के बाद महालक्ष्मी की माँ डर से फ्रिज से दूर चली गई। फ्रिज के अंदर 3 शेल्फ में बॉडी के अलग अलग रखे हुए थे। इस बीच पुलिस को कॉल किया जाता है और पुलिस का इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो चुका था। शुरू में बॉडी के 30 पीसेस मिला, पर जांच करने पर पता लगता है कि बॉडी को 59 टू 60 पीसेस किया गया है। एफएसएल टीम की तरफ से बताया जाता है कि बॉडी एडवांस डिकम्पोजिशन में चला गया है, इसका मतलब बॉडी का पचना शुरू हो चुका है। ये बॉडी बहुत दिन से फ्रिज में रखी थी, जिस वजह से इतने दिन से बदबू नहीं आ रही थी। पुलिस ने अब महालक्ष्मी के बैकग्राउंड के बारे में डिटेल्स निकालना शुरू कर चुके थे। 29 साल की महालक्ष्मी के पेरेंट्स नेपाल के रहने वाले थे, पर 35 साल पहले ही वो लोग बेंगलुरु में शिफ्ट हो जाते काम की वजह से। महालक्ष्मी की 4 भाई बहन हैं, जिन लोगों का जन्म बेंगलुरु आने के बाद हुआ था, जिनमें से महालक्ष्मी और उनकी बहन लक्ष्मी जुड़वा है। 2019 में महालक्ष्मी की शादी हेमंत दास से हुई थी।
और इन दोनों का एक बेटी भी है। ये शादी शुरू में तो ठीक था, पर ज़्यादा दिन तक नहीं। इन दोनों में अब झगड़ा शुरू होने लगा था। हेमंत को लगता था कि महालक्ष्मी बाहर कहीं अफेयर कर रही है। महालक्ष्मी बेंगलुरु के एक शॉपिंग मॉल में काम करती थी। उस मॉल के ही एक कुलीग के साथ महालक्ष्मी की अफेयर थी। इस बात का हेमंत को शक था। इसी झगड़े के बीच में महालक्ष्मी एक दिन अपने बच्चे के साथ अपने माँ के पास चली जाती है। 2023 में महालक्ष्मी और हेमंत का डिवोर्स हो जाता है। डिवोर्स के बाद पहले 4 महीने तो महालक्ष्मी ने अपने बेटी की कस्टडी अपने पास रखी, बट उसके बाद महालक्ष्मी ने अपने बेटी की कस्टडी हेमंत को दे दी। फिर वो बेंगलुरु में एक 1 BHK फ्लैट लेकर अकेले रहने लगी। आसपास के पड़ोसी से पूछने पर पुलिस को पता चला महालक्ष्मी 5-6 महीने पहले ही वहाँ पर आई है। वो किसी से उतना बात नहीं करती थी। वो सुबह काम के लिए निकल जाती थी और रात को घर पे आ जाती थी। पड़ोसियों से और पूछताछ करने पर पुलिस को पता चला कि महालक्ष्मी के फ्लैट में एक लड़का भी आता था। अब पुलिस का शक और ज़्यादा बढ़ने लगा था। कुछ पुलिस ऑफिसर्स आसपास के CCTV चेक कर रहे थे और कुछ महालक्ष्मी के डिटेल्स निकालने में बिजी थे। पुलिस के पूछने पर हेमंत ने बताया कैसे महालक्ष्मी बाहर अपनी अफेयर्स चलाती थी, जिस वजह से उन दोनों का डिवोर्स हुआ। और उसने महालक्ष्मी के ऑफिस के 3 लोगों का भी नाम मेंशन किया जो लोग इस मर्डर में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिनमें से एक था स्टोर मैनेजर, दूसरा इन लोगों का कॉमन फ्रेंड था और तीसरा जिनका नाम अशरफ था। हेमंत ने एक दिन महालक्ष्मी के फ़ोन में अशरफ का चैट देख लिया था, जिस वजह से हेमंत को अशरफ पे ज़्यादा शक था। हेमंत ने अशरफ के खिलाफ इससे पहले पुलिस कंप्लेन भी किया था और पुलिस अशरफ को पकड़ के बहुत मारा भी था। ये जानने के बाद महालक्ष्मी अपने हस्बैंड के ऊपर फिजिकल हैरेसमेंट का केस कर दिया था। पुलिस अब अशरफ का कॉल डिटेल्स चेक करते हैं, लेकिन पुलिस को अशरफ के कॉल डिटेल्स में ऐसा कुछ नहीं मिलता। पुलिस एक चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुका था। अशरफ और महालक्ष्मी काफ़ी दिनों से एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं थे। इस वजह से पुलिस का शक इस पे और ज़्यादा बढ़ चुका था। इसके बाद कुछ पुलिस को महालक्ष्मी के ऑफिस भेजा जाता है। वहाँ जाके पुलिस को पता चलता है कि महालक्ष्मी 1 सितंबर से गायब है और वो आखिरी बार 1 तारीख को काम पर आई थी। उसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं है। पुलिस को सबसे ज़्यादा शक मॉल के एम्प्लॉयज़ के ऊपर था, जिस वजह से पुलिस ने मॉल के सभी एम्प्लॉयज़ को प्रेजेंट रहने के लिए बताया। पुलिस ने बताया कि वो सभी से पूछताछ करेंगे। सभी एम्प्लॉय उस दिन प्रेजेंट था, लेकिन सिर्फ एक को छोड़कर, जिसका नाम था मुक्ति राजन। 31 साल का मुक्ति राजन, जो कि वही मॉल पर काम करता था जहां महालक्ष्मी काम करती थी। पुलिस को पता चलता है मुक्ति राजन भी 1 तारीख से गायब है। पुलिस को अब मुक्ति पर शक होने लगा। 3 तारीख से महालक्ष्मी का कॉल स्विच ऑफ आ रहा था, इसलिए पुलिस ने 1 से 3 तारीख के बीच में सारा कॉल डिटेल्स निकाला। उनमें से सारे नंबर स्विच ऑफ आ रहे थे, बस एक को छोड़कर, जो कि मुक्ति राजन का था। पुलिस अब महालक्ष्मी और मुक्ति राजन का कॉल डिटेल्स रिपोर्ट निकालता है। सीडीआर रिपोर्ट में पता चलता है ये दोनों कई महीनों से एक दूसरे के साथ टच में नहीं थे। 2 तारीख को ये दोनों आखिरी बार एक दूसरे के साथ बात करे थे। पुलिस ने अब मुक्ति रंजन का कॉल डिटेल्स में लास्ट डायल नंबर पे कॉल किया। कॉल रिसीव किया स्मृति रंजन ने, जो कि बेंगलुरु का रहने वाला था। स्मृति रंजन, जो कि मुक्ति रंजन का भाई है। पुलिस ने अब स्मृति से पूछताछ करने के लिए उसका घर जाता है। शुरू में स्मृति ने अपना मुंह नहीं खोला, पर पुलिस के दबाव में आकर उसने सब कुछ बताया। उसने ये भी बताया कि कैसे मुक्ति रंजन ने महालक्ष्मी को मारा है। मुक्ति बेंगलुरु छोड़ने से पहले अपने भाई स्मृति के पास आया था और अपने सारी गलती का बोला था। उसके बाद मुक्ति अब अपने घर उड़ीसा के भद्रक में चला जाता है। ये सुन के पुलिस तुरंत वहाँ रवाना होते हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुका था, क्योंकि मुक्ति अब इस दुनिया में ही नहीं था। 25 सितंबर को मुक्ति ने अपनी खुद की भी जान ले ली थी। अब पुलिस के पास कोई जरिया नहीं था कि वो किसी से पूछताछ करे। महालक्ष्मी को मुक्ति ने क्यों मारा, ये शायद एक राज ही रह जाएगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा और ये केस कभी सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। पर मरने से पहले मुक्ति ने जो भी किया था वो अपने माँ को बता के गया था।
क्या हुआ था उस दिन मुक्ति और महालक्ष्मी के बीच, ये जानने के लिए हमें 6 महीने पीछे जाना पड़ेगा। मुक्ति रंजन उड़ीसा के रहने वाले थे। मुक्ति काम के लिए बेंगलुरु आता है और उसे एक मॉल में काम मिल जाता है जहां महालक्ष्मी भी काम करती थी। अब मुक्ति और महालक्ष्मी एक ही मॉल में काम करते थे, जिस वजह से इन दोनों के बीच में बातचीत शुरू हुई। बाद में ये बातचीत दोस्ती और उसके बाद रिलेशनशिप में बदल गया। ये लोग घंटों फ़ोन पर बातें करते थे। वर्किंग आवर्स और वीक ऑफ्स में भी ये लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया करते थे। इन दोनों के बीच रिलेशन इतना अच्छा हो गया था कि मुक्ति अब महालक्ष्मी के अपार्टमेंट में भी जाने लगा था। मुक्ति को महालक्ष्मी के पास्ट के बारे में पहले से पता था और इससे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो उसके लिए महंगा महंगा गिफ्ट भी लाता रहता था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। मुक्ति देखता है कि महालक्ष्मी पहले से बहुत अलग बिहेव करने लगी थी। महालक्ष्मी मुक्ति से अब कम बात करने लगी थी, फिर मुक्ति से मिलना भी कम कर दिया था। जब भी मुक्ति महालक्ष्मी को कॉल करता, महालक्ष्मी का फ़ोन हर वक्त बिजी रहता। मुक्ति को महालक्ष्मी पे शक होने लगा था। मुक्ति अब सेम सिचुएशन में था जिस सिचुएशन में महालक्ष्मी का एक्स हस्बैंड हेमंत भी था। मुक्ति महालक्ष्मी से बहुत प्यार करने लगा था इन कुछ महीनों में, जिस वजह से वो महालक्ष्मी को खोना नहीं चाहता था। मुक्ति महालक्ष्मी से मिलने के लिए कॉल किया करता था, पर महालक्ष्मी उसे इग्नोर करने लगी क्योंकि वो मुक्ति से मिलना नहीं चाहती थी। अब ये सब कुछ मुक्ति के बर्दाश्त के बाहर हो चुका था, जिस वजह से उसने सोचा कि वो ज़बरदस्ती महालक्ष्मी के अपार्टमेंट में जाएगा। जब ये सब महालक्ष्मी को पता चला, तब महालक्ष्मी ने अशोकनगर पुलिस स्टेशन में मुक्ति के नाम पर एक रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसके बाद पुलिस मुक्ति को पुलिस स्टेशन ले जाके बहुत पीटते हैं और मुक्ति के पॉकेट में 10,580 रुपये था, वो भी छीन लेते हैं। ये सब मुक्ति बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाया था, पर फिर भी वो सब कुछ ठीक करना चाहता था महालक्ष्मी के साथ। ऐसे ही 2 सितंबर को मुक्ति महालक्ष्मी से रिक्वेस्ट करता है मिलने के लिए और इस बार महालक्ष्मी राजी हो जाती है। मुक्ति अब उसके अपार्टमेंट में जाता है और फिर से उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। महालक्ष्मी मुक्ति को शादी करने के लिए फोर्स कर रही थी, पर उसको ये भी पसंद नहीं था कि कोई उस पर शक करे। मुक्ति से वो शादी इसलिए भी करना चाहती थी क्योंकि मुक्ति से महालक्ष्मी को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रहा था। लड़ाई करते करते महालक्ष्मी मुक्ति के ऊपर हाथ उठाती है और ये पहली बार नहीं था। इससे पहले भी गुस्से में कई बार महालक्ष्मी ने मुक्ति को मारा है और उसके एक्स हस्बैंड हेमंत ने भी पुलिस को बताया है कि महालक्ष्मी बहुत एग्रेसिव बिहेवियर की है। वो जब गुस्से में आ जाती है तब वो किसी की परवाह नहीं करती। अब मुक्ति से और सहन नहीं हो रहा था। वो पहले से ही फ्रस्ट्रेटेड था। महालक्ष्मी ने जो भी किया उसके साथ, वो सब चीज़ को लेकर मुक्ति ने अब गुस्से में एक भारी चीज़ से महालक्ष्मी को मारने लगा। वो इतना ज़्यादा गुस्से में था कि वो अपना होश खो बैठा था। वो मारता ही गया महालक्ष्मी को। उसके बाद फिर भी जब उसका मन नहीं भरा, वो गला दबाने लगा महालक्ष्मी का जब तक कि वो मर ना जाए। फिर जब महालक्ष्मी इस दुनिया से चली गई, फिर मुक्ति को होश आया कि उसने जो भी किया वो गलत था। पूरी रात महालक्ष्मी के पास बैठकर वो सोच रहा था कि वो अब क्या करेगा। फिर वो गूगल में सर्च करने लगा कि कैसे वो इस डेड बॉडी को ठिकाने लगा सकता है। इससे भी उसे कोई हेल्प नहीं मिला। एक बार के लिए उसने सोचा कि वो महालक्ष्मी की बॉडी को पंखे से लटका देगा, पर सीलिंग की हाइट ज़्यादा होने के कारण ये प्लान वो कैंसिल कर दिया। ऐसे ही सोचते सोचते कैलेंडर में सितंबर 4 आ चुका था और उसके हाथ में वक्त बहुत कम था। उसे जल्दी ही उस डेड बॉडी को ठिकाने लगाना था क्योंकि ऐसे सिचुएशन में वो कभी भी पकड़ा जा सकता था। इसलिए उसने 4 सितंबर की सुबह करीब 11 बजे पास ही की एक बर्तन के दुकान में जाता है और वहाँ से एक चाकू खरीदता है। उस बर्तन के दुकान के बाहर एक सीसीटीवी था जिसमें बाद में मुक्ति को देखा गया था। मुक्ति अब घर आके उसी चाकू से महालक्ष्मी की बॉडी को कई हिस्सों में काटने लगा। फिर उसने सोचा कि वो इस पीसेस को बाहर कहीं ले जाके फेंक देगा, पर बाहर बहुत लोग होने के कारण मुक्ति डर से बाहर नहीं जा पाया। फिर उसने इस बॉडी को जैसे तैसे करके महालक्ष्मी की फ्रीज में भर दिया। अब मुक्ति ने अपना और महालक्ष्मी का फ़ोन स्विच ऑफ करके वहाँ से भाग गया। इसके बाद मुक्ति अपने भाई सत्या के घर जाता है और वहाँ जाके कुछ दिन रहता भी है। मुक्ति ने जो भी कुछ किया था वो अपने दोनों भाई सत्य और स्मृति के पास जाके सब कुछ बता देता है। रिपोर्ट के माने सत्य और स्मृति इन दोनों ने ही मुक्ति को भागकर
अपने घर जाने में मदद किया था। घर वापस जाने के बाद मुक्ति बहुत अलग बिहेव करने लगा था। वो किसी से उतना बात नहीं करता था, बहुत ज़्यादा चुपचाप रहने लगा था। ये सब कुछ मुक्ति के माँ ने नोटिस किया था। मुक्ति से जब उसकी माँ इस बारे में पूछते हैं तब मुक्ति ने रोते हुए अपने माँ को सब बता दिया था, पर उसने कैसे महालक्ष्मी को मारा है, किस तरीके से मारा है, ये सब अपने माँ को नहीं बताया। इसी बीच महालक्ष्मी का केस न्यूज़ में आ गया था। जब कोई क्राइम करता है तब वो उस जगह का खोज हमेशा रखता है। मुक्ति ने भी ऐसा ही किया। मुक्ति ने महालक्ष्मी की अपार्टमेंट का खोज हमेशा लेता था और अब तक न्यूज़ में भी महालक्ष्मी का केस रिपोर्ट हो रहा था। ये सब देखकर मुक्ति अब डर चुका था। उसको ये पता था कि आज नहीं तो कल वो ज़रूर पकड़ा जाएगा। 24 सितंबर के सुबह मुक्ति अपने पापा का स्कूटी लेकर घर से निकलता है और अपने घर से दूर जाके करता है। उसके कुछ ही देर बाद वहाँ के कुछ लोकल लोग एक इंसान को फांसी देते हुए देख पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। फिर पुलिस वहाँ आके देखते हैं रास्ते पे एक स्कूटी खड़ा हुआ है जिसमें एक ब्लैक कलर के बैग रखा हुआ है। बैग को चेक करने के बाद पुलिस को वहाँ पर कुछ कपड़े और एक लेटर मिला। मुक्ति का आईडी कार्ड देख के पुलिस को पता चला कि ये मुक्ति रंजन है। मुक्ति मरने से पहले एक लेटर लिख के गया और उसने लेटर में लिखा कि उसने महालक्ष्मी को क्यों मारा। मुक्ति ने अपने लेटर्स में लिखा था कि महालक्ष्मी ने कैसे मुक्ति की ज़िंदगी ख़राब कर दी थी। वो हमेशा पैसों की डिमांड करती थी, मुक्ति के ऊपर बहुत बार हाथ भी उठाई थी। महालक्ष्मी कई जगह अपने अफेयर्स करती थी और ये सब जब मुक्ति को पता चला तब महालक्ष्मी ने मुक्ति के ऊपर पुलिस कंप्लेन कर दिया था, जिस वजह से पुलिस ने मुक्ति से 10,580 रुपये ले लिया था। मुक्ति को पता था कि उससे एक बहुत बड़ा क्राइम हो चुका है और वो पुलिस से बच नहीं पाएगा, जिस वजह से वो गिल्ट के मारे अपने आप की जान ले ली।